सच्चे बादशाह की कोहान एक ज़माने में एक वसी और खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम नूरिस्तान तेनवरुस्तान अपने ज़रखेज़ ज़मीनों रोशन बाज़ारों और अदल व इंसाफ के लिए मशहूर था। इस सल्तनत का हुक्मरान एक निडर मेहरबान और अदल पसंद बादशाह था जिसका नाम शाह फरमान थे। शाह फरमान नहायत इल्म दोस्त अवामी मसाइल का संजीदा सुनने वाला और अपने महल की शान व शौकत से ज़्यादा अपने अवाम की फलाह में दिलचस्पी रखने वाला शख्स था। शाह फरमान के दूर हुकूमत में किसी गरीब को इंसाफ से महरूम होना मुयस्सर नहीं था। वो रोज़ बाजार जाकर आम लोगों से मिलता, गम सुनता और मुमकिना हद तक उनके मसाइल हल करता। इसकी शोहरत सिर्फ अपने मुल्क तक महदूद न थी बल्कि दूसरे मुल्कों में भी इसके अदल की कहानियाँ मशहूर थे। एक दिन शाह फरमान ने सोचा कि हुकूमत का दारोमदार सिर्फ उनके वादों और ओहदों पर नहीं होना चाहिए बल्कि ऐसे उसूल होने चाहिए जिनके मुताबिक हर फैसला किया जाए। उन्होंने एक अजीम अलशान अदालत कायम की जिसे क़ल्बुल हक़ का नाम दिया गया। इस अदालत में ऐसे काजी मुकर्रर किए गए जो सिर्फ हक़ व हकीकत की बुनियाद पर फैसले करेंगे, न कि किसी दबाव रिश्वत या किसी शख्सी मुफाद की बना पर। क़ल्बुल हक़ में खुश अखलाक सादा लिबास वाला काजी था जिसका नाम हकीम बशर था। हकीम बशर की शोहरत इसकी ज़कावत से ज़्यादा इसकी दियानतदारी और गरीबों के साथ हमदर्दी की वजह से थी। शहर भर के लोग इसे इज्जत व एहतराम से देखते और उसकी राय को संजीदगी से लेते। एक रोज़ बाजार में दो अफराद के दरमियान सख्त झगड़ा हुआ। एक ताजिर जिसका नाम उमैर था इल्ज़ाम लगा रहा था कि गायक नहायत अमीर ताकतवर विलियम ने इसके कीमती सामान पर कब्जा कर लिया है। विलियम ने सख्ती से इनकार किया और कहा कि सामान इसका है क्योंकि वही असल मालिक का बेटा है। मामला जब शदीद होता गया तो दोनों ने फैसला के लिए क़ल्बुल हक़ का दरवाज़ा खटखटाया। वाकन्स हकीम बशर ने दोनों की बात सुनकर कहा कि सबूत लाओ, गवाह लाओ और जो हक़ में साबित हो इसके मुताबिक फैसला होगा। उमर ने एक पुराना रसीदी दस्तावेज़ पेश की जिस पर उसका नाम और दस्तखत थे, जबकि विलियम ने कहा कि दस्तावेज़ जाली है क्योंकि इसके वालिद का नाम कुछ और था। दोनों तरफ के गवाहों में से कुछ ने उमैर की बात की तायीद की और कुछ ने विलियम का। जैसे ही मामला मजीद पेचीदा हुआ महल तक इसके असरात पहुंची। बहस से दरबारी खास कर बाज़ ताकतवर लोगों ने शाह फरमान को कहा कि वो फौरन फैसला करें क्योंकि विलियम एक आला उहदेदार का रिश्तेदार था और उसके खिलाफ फैसला हो तो सियासी नुकसान हो सकता है। शाह फरमान ने दरबार की इस राय को सुनकर खामोशी इख्तियार की मगर वो जानता था कि अदालत का काम खारिज अज दरबार प्रेशर के बगैर चलना चाहिए। इसने हिकमत से काम लेते हुए काजी हकीम बशर से कहा कि वो खामोशी से हकीकत की छानबीन करे और जैसा वो मुनासिब समझे फैसला सुनाए। हकीम बशर ने ऐलान किया कि वो खुद मामले की छानबीन करेगा। इसने बाजार के अंदर अजी रिकॉर्ड रसीद की कागजी बनावट, दस्तखतों का तज्जिया और माज़ी के गवाहों के बयानात का बगौर मुतालिया किया। वो हर छोटी से छोटी तफसील पर गौर करता, लोगों से पूछ गुछ करता और हक़ाइक़ को एक तरतीब में जमा करता। एक रात जब वो देर तक एक खोखले आए अपने आप को देख रहा था तो इसे एक बात का एहसास हुआ कि शायद इस पूरे सारा शोर व गैल का असल माखज़ एक छोटी सी गलत फहमी है, कोई हकीकत छपी हुई है। दूसरी तरफ विलियम ने महल में ताकतवर दोस्तों के साथ मिलकर जब देखा कि मामला तवील हो रहा है तो वो अपने असर और रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगा। इसने चालाकी से कुछ ऐसे सबूत पैदा किराए जो उमैर के खिलाफ माइल थे मगर हकीम बशर के नज़्म व ज़ब्त और बारीक बीनी ने हर शवाहिद को आजमाने के बाद इसकी हकीकत निकाली। हकीम ने बालाखर दो अहम चीज़ें दरियाफ्त। एक तो ये कि रसीद के कागज़ पर मौजूद स्याही एक ख़ास किस्म की थी जो इस खित्ते में सिर्फ चंद माह पहले मुतारफ़ हुई थी, जबकि उमैर का वो रसीद इसी शहर की पिछले 10 साल तारीख में पाई जाने वाली कागजी रवायात के मुताबिक बनी हुई थी। इससे वाज़ेह हुआ कि रसीद को बाद में मरबूत करने की कोशिश की गई थी। दूसरी दरियाफ्त ये थी कि विलियम का एक खादिम जिसका दिल नरम था, हकीकत के करीब था, इसने रात के सन्नाटे में हकीम के सामने आकर सच बोल दिया कि विलियम ने दरअसल कुछ दस्तावेजात बदले थे क्योंकि वो माली मुश्किलात में मुब्तला था और वालिद की बका के लिए जल्दबाजी में गलत रास्ता इख्तियार कर बैठा था। जब ये हक़ाइक़ सामने आए तो दरबार में हलचल मच गई। विलियम ने अपने किए की तौबा की और उमैर ने अपनी अज़ली इज़्ज़त व वक़ार वापस पाई। शाह फरमान ने हुक्म दिया कि विलियम को मुनासिब सज़ा दी जाए मगर उसके साथ साथ इसकी माली मुश्किलात हल करने की कोशिश भी की जाए ताकि वो फिर कभी गलत रास्ता इख्तियार न करे। शाह फरमान ने अदल के साथ मरोद का मुजाहरा भी किया। ये वाक़या शहर के हर गली कूचे में सुनाया जाने लगा मगर सच्चा इम्तिहान तो अभी बाकी था। कुछ बरस बाद एक बड़ी कहत साली ने सल्तनत को लपेट
ले लिया फसलें तबाह हुई, बाजार खाली हो गए और लोग गुर्बत की तरफ धकेल दिए गए। ऐसे में कई लोग लूट मार की तरफ माइल हो गए और ताकतवर अफराद ने अपनी दौलत बचाने के लिए जुल्म और ज्यादती बढ़ा दी। शाह फरमान ने फौरन इक़दाम किया। इसने अपनी दौलत में से एक बड़ी रकम अवामी खैर और फलाह के कामों के लिए मुख्तस कर दी। इसने अनाज की मुनसिफाना तकसीम, कर्ज मुआफ़ी के प्रोग्राम और गुर्बत से निजात के लिए मंसूबे शुरू किए, मगर कुछ दरबारियों ने इसकी इस सादगी और अवामी मील जोल को महज एक मौका समझा और कहते रहे कि बादशाह अपनी शान और शौकत को भूल गया है। एक दिन शहरों के बाजार में एक बुजुर्ग आया। इसका चेहरा खुश्क और हाथ में एक छोटा बोझ था। इसने दरबार के बाहर खड़े होकर कहा कि वो बादशाह से मिलना चाहता है। महल वालों ने इसे अंदर आने की इजाजत दी क्योंकि शाह फरमान खुद अवामी लोगों से मिलने का शौक रखते थे। बुजुर्ग ने शाह से पूछा, ये बादशाह, अगर आप वाकई सच्चे बादशाह हैं तो बताएं, आपने कभी अपने लिए भी कोई ख्वाहिश पूरी की है? शाह फरमान ने मुस्करा कर कहा, मैंने अपनी ख्वाहिशें हमेशा इस कौम की बेहतरी के लिए वक्फ की हैं। मेरा सबसे बड़ा सिक्को यही है कि मेरा लोग खुश रहें। इस बुजुर्ग का ये कलिमा महल से बाहर हर एक के कानों तक पहुंचा। लोगों ने खाना बाखाना इस बात को दोहराते हुए कहा कि सच्चा बादशाह वही है जो अपनी जात को पसपुश्त डालकर अवाम की फलाह के लिए काम किरियास वक्त शाह फरमान की शोहरत आसमानों को छूने लगी, मगर बादशाह ये समझता था कि शोहरत एक चीज़ है और हकीकी इम्तिहान कुछ और। उसे हर रोज़ अपनी नीयत को खालिस रखने की कोशिश करनी चाहिए। एक और वाक़या हुआ जब एक करीबी सल्तनत के सफ़ीर ने शाह फरमान के पास एक बहुत बड़े तोहफे के साथ हाजिर होकर कहा कि उनके बादशाह चाहते हैं कि शाह फरमान उनके बाकायदा इत्तेहाद का हिस्सा बन जाएं। इसमें बड़ी माली और फौजी शराकत भी थी, मगर उसके बदले इस करीबी सल्तनत के हुक्मरान ने कुछ ऐसे हालात रखे जिनसे शाह फरमान की आज़ादी ताहुदी महदूद हो सकती थी। शाह फरमान ने गौर से सोचा, अगर वो इस इत्तेहाद का हिस्सा बनेगा तो सल्तनत को कलील मुद्दत में मुफाद तो होगा, मगर तवील मुद्दत में वो अपनी खुद मुख्तारी खो सकता था और अपने लोगों के ऊपर गैर ज़रूरी असर और रसूख आने का खतरा थे। शाह फरमान ने शुजाअत के साथ फैसला किया कि वो अपने लोगों की खुद मुख्तारी को ज़्यादा अहमियत देगा और इस इत्तेहाद की पेशकश रद्द कर दी। इस फैसले के बाद कुछ बड़े कारोबारी हजरात नाराज़ हुए क्योंकि उन्होंने तवक्को की थी कि खारजी तिजारती रास्ते खिलेंगे, मगर शाह फरमान ने उन्हें तसल्ली दी कि वो अंदरूनी तरक्की के ज़रिए भी ज़मीन व समाज को मजबूत बनाया जा सकता है। वक्त के साथ साथ शाह फरमान की उम्र बढ़ने लगी। इसने अपने बेटे शहजादा नासिर को बावकार और इंसाफ पसंद बनने की तरबियत। शहजादा नासिर ने अपनी जवानी में बाप के नक्श कदम पर चलने की ठानी। शाह फरमान ने इसे मुखातिब करते हुए कहा, बेटे, सल्तनत का अहद आसान नहीं होता। तन में आजिज़ी, दौलत में सखावत और हुक्मरानी में अदल वो सुतून हैं जिनके बगैर कोई बादशाह सच्चा नहीं बन सकता। शहजादा नासिर ने ये बात अपने दिल में बिठा ली और हर रोज़ अपने बाप के साथ अवामी मील जौल में शामिल होता। एक दिन जब शाह फरमान बीमार हुआ और तख्त संभालने का वक्त करीब आ गया तो सल्तनत के अंदरूनी और बैरूनी ताकतें आगे बढ़ी। कुछ ने शहजादा नासिर को कमज़ोर समझा और कुछ ने इसे इब्तिदा में माने की कोशिश की, मगर शहजादा नासिर ने दिल में अपने बाप के उसूल रखे हुए थे। इसने लोगों के साथ रोज़मर्रा के काम किए, गरीबों की मदद की और अपनी अदालत में ऐसे काजी कायम किए जो दियानतदार और अवामी मसाइल के हल में माहिर थे। तख्त नशीनी के दिन आया तो शाह फरमान ने अवाम के सामने हल्फ उठाया कि वो अपनी सल्तनत को अदल व इंसाफ के साथ चलाएगा। इसने कहा, मैं अपने बाप के नक्श कदम पर चलूंगा और वही उसूल अपनाऊंगा जो उन्होंने हमें सिखाए। लोगों ने खुशी के साथ इसका खैर मकदम किया और उम्मीद की नई किरण। जानी साल गुजरते गए और शहजादा नासिर ने अपने बेटे और अपने बेटे ने अपनी औलाद में इसी तरह के उसूल मुंतकिल किए। नूरिस्तान एक ऐसी सल्तनत बन गई जहां अदालत को मुक़द्दस समझा जाता, हुक्मरानों को अवाम का खादिम माना जाता और हर शख्स अपनी जिम्मेदारी को पहचानता। और भी कई वाक़यात थे जो लोगों के जहन में गूंजते रहे। एक बेवा औरत एक दिन मजूद में आई और अर्ज़ की कि एक ताकतवर जमींदार ने इसकी छोटी सी जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया। शाह फरमान ने खुद मामला सुना और हकीम बशर को हिदायत दी कि वो जल्द अज जल्द हकीकत मालूम करे। तहकीक के बाद हक सीन
उम्मे आया ज़मीन बेवा को वापस दी गई और जालिम को इबरतनाक सज़ा भी दी गई। इस वाक़ये ने लोगों को ये पैगाम दिया कि हुक्मरान सिर्फ ज़बानी दावे नहीं करता बल्कि अमल से भी ज़ाहिर करता है। वाक़या एक मदरसे के क़याम का कि एक मुअल्लिम ने बादशाह से तालीम के लिए मदद मांगी तो शाह फरमान ने न सिर्फ मकतब खुलवाया बल्कि असातिज़ा की तनख्वाहें यकीनी बना बच्चों में इल्म का शौक़ बढ़ा और मुआशरे में पायदार तब्दीली आई। ये दिखाता है कि हकीकी हुक्मरान मुस्तक़बिल की तामीर के लिए सरमायाकारी करता है, न कि महज फ़ख्र और नुमाइशना फरमान का एक मामूल था कि वो अवामी मील जोल के लिए सादा नशिस्त पर बैठ जाता। इस सादगी ने लोगों के दिल जीत लिए। जब किसी ने इस्तफसार किया कि क्या ये मामूल शाही शान के मुताबिक है तो शाह ने कहा, अज़मत वो है जो दिल में हो, दिखावे में नहीं। ये एक वाज़े पैगाम था कि इक़्तिदार में आजिज़ी और खिदमत की असल खूबी है। आखिर में जब शाह फरमान का इंतकाल हुआ, एकदम से मुरीद ने इसकी कब्र के पास तख्ती लगाकर तहरीर यहाँ दफन है वो बादशाह जिसका तख्त अवाम के दिल थे। यही अल्फाज आइंदा नस्लों के लिए मशअल बन गए। शाह फरमान की क़यादत का राज शफाफियत और अवामी शिरकत में तेज। कभी मुल्क के किसी हिस्से में पानी या अनाज की तकसीम का तनाज़ा होता तो शाह खुद जाकर लोगों से सुनता और अपना फैसला खिले आम बयान करता। ये अमल रिश्वत और साजिशों के दरवाजे बंद कर देता और अवाम का एतमाद बढ़ेता। सोच के तहत इसने नौजवानों के लिए तरबियती मराकज़ कायम किए जहाँ नौजवानों को इंसाफ, अखलाकियात और अवामी खिदमत की तरबियत दी जाती। वहाँ सिखाया जाता कि ताकत का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता और मुआशरती जिम्मेदारी क्या होती है। शहजादा नासिर की तरबियत भी इसी निज़ाम का हिस्सा थे। चेवटी से भी इसे अनाज मुनसिफाना तकसीम, अवामी फलाही मंसूबों और मुस्तहकीन की फहरिस्त बनाने में शामिल रखा गया। वो अक्सर गरीब ख़ानदानों के साथ बैठकर उनके मसलों को सुनता और ख़ुद मुमकिन मदद करता। ये अमली तजर्बात इसे तख्त नशीनी के असल इम्तिहान के लिए तैयार कर रहे थी। इसने समझ लिया कि हुक्म देना आसान है मगर मसाइल को समझ कर हल करना और जवाबदेह रहना असल क़यादत है। एक और अहम कदम मईशत को मजबूत करना था। शाह ने एक छोटा इदारा कायम किया जो कारीगरों, किसानों और छोटे ताजिरों को कर्ज, तरबियत और बाजार तक रसाई देता। इससे रोजगार के मौके बढ़े और लोग खुद कफ यल बनिंजमू तौर पर ये तमाम इक़दामात साबित करते हैं कि जब क़यादत दिल, दिमाग और अमल तीनों से अवाम की खिदमत करती है तो वो सच्ची ताकत बन जाती है। ये दास्तान हमें सिखाती है कि क़यादत सिर्फ हुक्म व ज़ब्त नहीं बल्कि सुनने, समझने और इंसाफ के साथ अमल करने का नाम है। सच्चा बादशाह वो होता है जो अपनी ज़ात को पीछे रख कर अवाम की बेहतरी का सोचे। अगर हम ये सच अपने दिलों में बिठा ले तो हर मुआशरा अमन और तरक्की की राह पर गामज़न होगा। इसमें कौम की बेहतरी सच्चे बादशाह की कहानी नसम अल्लान अल-रवैहमन अल-रवैहियम। एक वक्त की बात है एक वसी व अरीज सल्तनत थी जिसका नाम नूरानी था। इस सल्तनत के लोग अमन व आराम से रहते, फसलें दरख्शां होती थीं, बाजारों में रौनक होती और काजी की अदालत में इंसाफ की रोशनी चमकती। नूरानी सल्तनत के लोग अपने बादशाह को बहुत इज्जत देते थे। बादशाह का नाम फिरोज था, निहायत दाना, बुर्दबार और खुदा तर। सच तो यह है कि बादशाह फिरोज न सिर्फ तख्त और ताज का मालिक था बल्कि लोगों के दिलों का भी बादशाह थे। बादशाह फिरोज ने कम उम्री में ही ताज संभाला था। इसके वालिद ने सल्तनत संभालने से पहले इसे ये सिखाया था, अदल और रहमत वो दो सुतून हैं जिन पर एक हकीकी हुकूमत कायम रहती है। फिरोज ने ये उसूल अपनी ज़िंदगी का नस्ब लैन बना लिया। इसने दरबार में फैसला करते वक्त हर दिल की हालत को महसूस किया, गरीब के हक के लिए जाले बांधा और जुल्म के खिलाफ सख्ती दिखाई दी। वजह थी कि इसकी बरतरी सिर्फ कवाहीन की पासदारी में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी थे। आक दिन खबर पहुंची कि एक करीबी सूबे में ख़स्ब व ग़लाज़त और जुल्म बढ़ चुका है। वहाँ के हुक्मरान ने अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए गुनाहों के कुलूब को कुचल दिया था। बादशाह फिरोज ने फैसला किया कि वो खुद जाकर हकीकत जानेगा। उसने अपनी सादा सवारी में चंद करीबी अफराद को ही साथ लिया और राज दर राज निकल पड़ा। रास्ता दुश्वार था। रास्ते में कई लोगों ने बादशाह की सादगी और उसके लिबास की सादगी पर हैरत का इजहार किया मगर बादशाह ने जवाब दिया, ज़ाहिरी शान से कुछ नहीं होता, असल शान दिल की सच्चाई में है। जब वो इस सूबे पहुंचा तो देखा कि लोग खौफ की जिंदगी गुजार रहे, अदालत गैर मुंसिफ है और हुक्मरान अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल कर रहा है। बादशाह ने वहाँ के मकामी लोगों से बातें की, उनके दर्द सुने और रास्तबाजी के लिए एक अदालती मजलिस बिलास ने अपने मामूल के मुताबिक मुकदमा को सुना। मगर एक मुकदमा ऐसा था जिसने सबके दिल हिला दिए।
یتیم لڑکا علی نام کا عدالت میں کھڑا تھا۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس نے سچ بولنے کی جرت دکھائی اور اپنے چچا کے ظلم کو بے نقاب کیا تھا۔ چچا نہ صرف طاقتور تھا بلکہ لوگوں کے سامنے معتبر رکن سمجھا جاتا تھا۔ اب چچا نے لڑکے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے تمام سازشیں کر رکھی تھیں۔ قاضی نے پہلے تو لڑکے کی باتوں کو سننے سے انکار کیا، مگر جب بادشاہ فیروز نے خود مقدمہ سننا چاہا تو قاضی شرمندہ ہوا۔ بادشاہ نے عدالت میں بیٹھ کر نظم اور انصاف کی دھجیاں اڑانے والوں کو سخت تنبیہ دی، مگر حقیقت جاننے کے لیے اس نے علی سے خاموشی کے ساتھ بات کی۔ علی نے اپنے آنسوؤں کے ساتھ سچ سنا دیو۔ سب سن کر دربار میں سائل بھی رو پڑا اور کچھ لوگ اپنی نوکریاں متاثر ہونے کے خوف سے کام کیے۔ بادشاہ نے مقدمے کی باریکی سے تحقیق کا حکم دیا۔ چند دنوں بعد سچ سامنے آیا۔ چچا نے نہ صرف علی کی جائیداد چھین لی تھی بلکہ اس نے جھوٹے گواہوں کو تیار کر کے لڑکے کی عزت داغدار کرنے کی کوشش کی تھی۔ بادشاہ فیروز نے فوراً حکم دیا کہ جو بھی ظلم میں ملوث ہے وہ قانون کے مطابق سزا پائے۔ مگر بادشاہ کے اندر ایک ہمت بخش عنصر بھی تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ سزا کے ساتھ ساتھ اصلاح بھی لازمی ہے۔ اس نے چچا کو جیل بھیجا مگر ساتھ ہی ساتھ اس کو نیکی کی راہ دکھانے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کا موقع دیا۔ چند ماہ میں وہاں کی صورتحال بدل گئی۔ میں دوبارہ امید جاگی، بازار کھلے اور بچے ہنستے کھیلتے نظر آئے۔ بادشاہ نے سچائی اور انصاف کے ساتھ ساتھ لوگوں میں ہمدردی بھی بیدار کا۔ وہ جانتا تھا کہ صرف سزا کافی نہیں ہوتی بلکہ اصلاح اور درست رہنمائی سے ہی معاشرہ قائم رہتا ہے۔ دوران راستہ جب بادشاہ واپس آیا تو اسے ایک اور مسئلہ درپیش تھا۔ سلطنت کے شمالی حصے میں ایک محبت و سچائی کا امتحان تھا۔ ایک بوڑھے درویش کی کہانی جو لوگوں کے درمیان محبت اور امن کا پیغام پھیلاتا تھا، مگر ایک ظالم زمیندار نے اس کی زمین لے لی تھی۔ بدلے کے لیے زمیندار نے درویش کے خلاف بہت سے جھوٹے الزامات لگا دیے۔ بادشاہ نے خود جا کر سچائی پرکھنے کا فیصلہ کیا۔ درویش ایک نہایت بلند دل شخص تھا۔ اس نے بادشاہ کو آرام سے بٹھایا، کھانے کی دعوت دی اور کہا، اے بادشاہ عادل، تم نے بہت دور آ کر میرا حال معلوم کیا، میرا شکریہ قبول کرو۔ یہ بادشاہ نے درویش سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ درویش نے مسکرا کر کہا، میرا کوئی خاص تقاضا نہیں، بس یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں محبت رہے، منافقت نہ ہو۔ بادشاہ فیروز نے دو چیزوں کا عہد کیا۔ پہلے وہ نظام کو درست کرے گا تاکہ کوئی مظلوم اپنا حق چھینتا نہ دیکھے۔ دوسرے وہ لوگوں کو یہ سکھائے گا کہ حقیقی طاقت شفقت اور عفو میں ہی۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت میں ایک تعلیمی مہم شروع کی جس کا عنوان تھا قلب کی طاقت۔ اس مہم کے تحت اسکولوں اور بازاروں میں ایسے درس دیے گئے جن میں انسانیت، ہمدردی اور سچائی کی اہمیت بتائی گئی۔ یہ مہم اتنی کامیاب ہوئی کہ آنے والی نسلوں نے اپنے بڑوں کی خامیوں سے سبق سیکھا اور معاشرہ ایک نئی روشنی کی طرف بڑھے۔ کوہان یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک رات بادشاہ فیروز کو خواب آیا جس میں وہ ایک بوڑھے سفرنامہ نگار سے ملا جو دنیا بھر کی کہانیاں جمع کرتا تھا۔ سفرنامہ نگار نے بادشاہ سے کہا، اے فیروز، تم نے بہت کچھ کر لیا مگر ایک امتحان اور باقی ہے۔ سچا بادشاہ وہ ہے جو اپنے لیے نہیں بلکہ اگلے آنے والی نسلوں کے لیے منصوبہ سازی کرے۔ بادشاہ نے سمجھا کہ اس کا کام محض مشکلات کو حل کرنا نہیں بلکہ آنے والے کل کے لیے مضبوط بنیادیں رکھنا ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ بادشاہ نے ایک عظیم الشان منصوبہ شروع کیا۔ ہر شہر میں ایک عوامی کتب خانہ، ایک شفا خانہ اور ایک عدالت خانہ بنائے جائیں جہاں ہر طبقہ کے لوگ آ کر اپنی مدد کر سکیں۔ اس نے قابل بھروسہ افسران مقرر کیے اور ایک نظارتی کمیٹی بنائی جس میں فقیر، عالم، تاجر اور کسان شامل تھے تاکہ فیصلے ہر طبقہ کی عکاسی کریں۔ آنے والے برسوں میں نورانی سلطنت کی شلوک دنیا بھر میں مشہور ہو گئی۔ لوگ دوسرے ملکوں سے یہاں آئیں اور سیکھیں کہ کیسے انصاف، ہمدردی اور علم ایک قوم کو بلند کر سکتے ہیں۔ بادشاہ فیروز کی حکمرانی امن کی علامت بن گئی مگر اس کے باوجود وہ خود کبھی بڑا نہیں ہوا۔ لوگ اسے جب وہ بادشاہ کہتے تو وہ مسکراتا اور کہتا، میں تو بس ایک خدمت گزار ہوں۔ اس کی یہ عاجزی ہی اس کی اصل شوکت تخت کے ساتھ ساتھ بادشاہ کے بال سفید ہو گئے۔ اس نے تخت کو اپنے بیٹے ولیم کو سونپا۔ ولیم نے اپنے والد کی طرح عظیم اصول اپنائے۔ بادشاہ فیروز نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اپنی رعایا سے یہ وصیت کی، میرا اصل اثاثہ تم لوگ ہو، مجھے دولت تخت کی نہیں ضرورت تھی، مجھے تمہاری محبت نے مضبوط رکھا۔
याद रखो ताकत का असल माखज़ इंसाफ, इल्म और मोहब्बत है। कहानी का सबसे अहम मोड़ वो लम्हा था जब बादशाह फ़िरोज़ की वफ़ात के बाद रियाया ने एक अजीम जश्न मनाया, मगर सबसे बड़ी जश्न इस वक्त थी जब लोगों ने अपने बेटे विलियम को याद दिलाते हुए कहा, हम आपको इसी बुनियाद पर मुंतखब करेंगे जो आपके वालिद ने रखी थी। विलियम ने वादा किया कि वो अपने वालिद की मीरास को बरकरार रखेगा। साल गुजरते गए और नूरानी सल्तनत के किस्से दूर दूर तक फैल गया। सल्तनत ने साबित किया कि छोटी बादशाह वो है जो अपने तख्त की हिफाजत नहीं बल्कि अपने अवाम की सरपरस्ती करे। सच्चे बादशाह की पहचान में कई निशानियां हैं। एक, अदल व इंसाफ। सच्चा बादशाह हर वक्त इंसाफ को मुकद्दम रखता है। वो ताकतवर और कमज़ोर में फ़र्क नहीं करता। दो, हमदर्दी और शफ़क़त। वो अपने लोगों के दुख दर्द को महसूस करता और उनके गम में शरीक होता है। आजिज़ी। सच्चा बादशाह कभी तकब्बुर नहीं करता, वो खुद को अवाम का खादिम समझता है। चार, इल्म पसंद। वो जानता है कि इल्म से ही मुआशरा तरक्की करता है, इसलिए वो तालीम को फौकियत देता है। पाँच, दूर अंदेशी। सिर्फ मौजूदा मसाइल का हल काफ़ी है, हमें आने वाले वक्त के लिए मंसूबा बंदी करनी चाहिए। ये कहानी बच्चों के लिए एक नसीहत है। बड़े बनकर तुम किसी भी रुतबे पर पहुंचो, सबसे पहले दिल का भला सोचो, इंसाफ करो और हमेशा सच के साथ खड़े रहो। बादशाही या अमारत की हकीकत यही है कि जो तुम्हें मिलता है वो आर्ज़ी, मगर लोगों की खिदमत रहती दुनिया तक तुम्हारी यादगार बना देती है। आखिर में सच्चे बादशाह की कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि हम लोगों पर हुक्मरानी करें, बल्कि ये है कि हम लोगों के दिलों में हुक्मरानी की बजाय अपने किरदार से उनके दिल जीत लें। एक सच्चा बादशाह वो होता है जिसकी याद लोगों के दिलों में एक नर्म मुस्कुराहट की सूरत में रह जाए। खत्म शद। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को मज़ीद तौसी देकर इसमें चंद इजाफी मनाज़रत मुकालमात का मशक़ें शामिल कर दूंगा ताकि ये स्कूल के प्रोजेक्ट या तकरीर के तौर पर भी इस्तेमाल हो सके। मैंने आपके लिए सच्चे बादशाह की कहानी अल्फाज तैयार करके एक दस्तावेज़ की शक्ल में डाल दी है। ऊपर वाले दस्तावेज़ सच्चे बादशाह की कहानी अल्फाज में पूरी कहानी पढ़े और चाहिए। मिसाल के तौर पर कहानी का खुलासा बच्चों के लिए मुख्तसर वर्जन ऑडियो रिकॉर्डिंग मतन की बुनियाद पर किसी मखसूस हिस्से में तरमीम बता दीजिए, मैं इसी दस्तावेज़ में तब्दीली कर दूंगा। सच्चे बादशाह की कहानी एक ज़माने की बात है। एक सरसब्ज़ और शादाब वादी में वाक़ शहर नूर था। इस शहर का दारुल हुकूमत आली दरबार पर मुश्तमिल कला था, जिसके महल्लात की छतें सोने से मुनव्वर होती थीं और बाज़ारों में खुशबुओं का राज था। इस शहर का नाम सिर्फ लोगों के जहनों में ही नहीं, दूर दराज मुल्कों में भी अदालत, इंसाफ और अदल की अलामत के तौर पर जाना जाता था। इस शहर का हुक्मरान बादशाह फ़िरोज़ था। बादशाह फ़िरोज़ निहायत आजिज़, नरम दिल और सच्चाई के रास्ते पर साबित कदम था। इसकी हर रात का इख्तिताम इसके महल के छोटे से दरख्त के नीचे बैठ कर अवाम की शिकायत सुनकर होता और सुबह वो उन्हीं शिकायत को मुनसिफाना फैसलों में बदल देता। बादशाह फ़िरोज़ की शोहरत इसके सच बोलने और इंसाफ करने की वजह से आम की हुक्मरान होने के बावजूद वो अपने महल के लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आता, कभी किसी रैयत को कमतर महसूस नहीं होने देता। कस्बा के सबसे छोटे किसान से लेकर शहर के सबसे बड़े ताजर तक हर शख्स इससे खुश था, मगर हर कहानी की तरह इसके इर्द गिर्द भी हसद और साजिशें थीं। बाज़ दरबारी जो अपने मुफाद में बादशाह की जगह लेना चाहते थे, चोरी के अंधेरे मंसूबे बनाते वो महसूस करते थे कि इस बादशाह की सच्चाई और अवाम की मोहब्बत उनके इक़्तिदार के रास्ते में रुकावट है। एक सर्द शाम जब हुआ में फूलों की खुशबू खुल रही थी, आला वज़ीर हाजी शाह ने दरबारियों के साथ एक खुफिया मजलिस बिलाअनहोहे ने फैसला किया कि बादशाह को बेशक खोखला दिखाया जाए, एक ऐसा जाल बिछाया जाए जो सच्चाई को झूठ में बदल दे। उनका मंसूबा बड़ा चालाक था। शहर के खजांची को बादशाह की रकम से गद्दारी के जुर्म में फंसाया जाएगा और बाद अज़ां अदालती कार्रवाई में ऐसी दस्तावेज़ात पेश की जाएंगी जो दिखाएं कि बादशाह ने खजाने की लूट की। दरबार में एक नौजवान अदालत खानादार था जिसका नाम आरिफ थे। आरिफ ने बादशाह के साथ कई साल गुजारे थे और उसके मिजाज को अच्छे से जानता थे। आस ने देखा कि आला वज़ीर और बाज़ दरबारी राजदाराना मुलाकातें कर रहे हैं। एक दिन आरिफ ने उन्हीं मुलाकातों के बारे में बादशाह को खबरदार करने की थे, मगर जब वो बादशाह के महल पहुंचा तो दरबार के दरवाजे बंद थे और दरबारियों ने इसे अंदर आने से मना कर दिया। इस रात एक अचानक साजिश के तहत खजांची को गिरफ्तार कर लिया गया और शहर में अफवाहें फैल गईं कि खजांची ने बादशाह के खजाने चोरियां की। बादशाह फ़िरोज़ को जब इस साजिश का इल्म हुआ तो उसके दिल में मलाल के साथ साथ एक सवाल पैदा हुआ।
کیا میں اپنی سلطنت میں ایسی بدعنوانی کے خلاف کب تک صرف اپنے اندر ہی سوچوں؟ کیا انصاف کی راہ میں رکاوٹیں اتنی مضبوط ہو چکی ہیں کہ سچ کو دبایا جا سکتا ہے؟ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود عوام کے درمیان جائے گا تاکہ وہ حقیقت کو خود دیکھ سکے، مگر درباریوں نے محل کے راستے بند کر دیے اور بادشاہ کو بھی دیگروں سے الگ رکھ دیا گا۔ بادشاہ نے چپکے سے محل چھوڑنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک عام لباس پہنا، اپنے تاج کو ایک نرم تھیلے میں لپیٹ دیا اور چند معتبر خفیہ ساتھیوں کے ساتھ شہر کے بیچوں بیچ نکل آیا۔ وہ گلیوں میں گھس کر لوگوں سے ملتا، بازاروں کی رونق دیکھتا اور لوگوں کی آنکھوں میں چھپی ہوئی بے چینی محسوس کرتا۔ عوام نے بادشاہ کو پہچاننے کی کوشش کی، مگر اس کے سادہ لباس اور عاجزی بھرے انداز نے لوگوں کو شک کی راہ سے بھر دیا۔ بادشاہ نے اس رات خزانچی کے گھر کا رخ کیا، وہاں وہی شور تو اسے محسوس ہوا کہ دربار کے اندر کوئی سازش کار فرما ہے۔ اس نے جس راز کا اندیشہ کیا تھا وہ سچ ثابت ہوا۔ بادشاہ نے اپنی عاجزی کے ساتھ ایک نیا منصوبہ ترتیب دیا۔ دربار کے اندر حلقے کی نفسیات کو سمجھتا تھا، چالاکی اور غرور ان کا ہتھیار تھا، لہٰذا بادشاہ نے عوام کے دلوں کو روشن کرنے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ ایک بڑی عدالت عامہ منعقد کی جائے گی، جس میں ہر شہری، ہر درباری، ہر شہری شخص حق بیاں سنائے گا۔ مگر یہاں چال یہ تھی کہ بادشاہ خود عدالت میں نہ آئے گا، اس کے بجائے وہ ایک معمولی وکیل کا روپ دھارے گا اور حقائق کو خود پیش کرے گا۔ دربار اس فیصلے پر حیران رہ گئے، مگر مجبور الف عدالت قبول کر بیٹھے۔ انہیں یقین تھا کہ عوامی جذبات بادشاہ کے خلاف ہیں اور وہ عوامی عدالت اسی رائے کی تائید کرے گی۔ عدالت کے دن شہر کے چوک پر عوامی مجمع لگا ہوا تھا۔ درباری اپنے فاخرانہ لباس میں دکھائی دیے اور لوگ بے چینی کی حالت میں تھے۔ خزانچی سچائی ثابت کرنے کی گو میں تھا اور اس نے اپنے پاس موجود دستاویزات عدالت کے سامنے رکھی۔ تب ایک ادن جیول والا بکری والا آیا، اس کا نام عطا تھا اور اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا کاغذ تھا۔ دربار کے لوگ ہنس پڑے کہ ایسی معمولی مخلوق کے پاس کیا اہم بات ہو سکتی ہے، مگر بادشاہ، جو اب وکیل کی شکل میں تھے، نے اسے اڑا کر پوچھنے کی اجازت دیتا نے جو کاغذ دیا وہ ایک قدیم رسید تھی، جس میں دربار کے ایک درباری کا نام تھا۔ باقاعدہ اندراج تھا کہ اس نے خزانے سے ایسی رقم لی جو کسی تجارتی کارروائی کے لیے منظور نہیں تھی۔ شدید حیرت اور سر پھڑا، اس رشوت کا ربط بہت واضح تھا۔ اب بادشاہ نے چالاکی سے ایک ایک کر کے درباریوں کے اندراجات پر روشنی ڈالی اور ہر اس ثبوت کو عوام کے سامنے رکھا جسے سچائی کا دروازہ کھیلتا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ لوگوں نے سوچا کہ شاید سارا معاملہ خزانچی کی لاپرواہی ہے، مگر جو شواہد سامنے آئے وہ قابل انکار نہ تھے۔ جب بات تخت و تاج تک پہنچی تو اعلیٰ وزیر خود مقدمے کا سامنا کرنے پر مجبور ہوا۔ بادشاہ نے لوگوں کو بتایا کہ سچائی جانچنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ جہاں کہیں بے انصافی ہو اس کا حساب لیا جائے، چاہے وہ حکومت کے عرش پر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے کلمات نے عوام کے دلوں کو چھو لیو۔ سمجھ گئے کہ سچ کا سفر کبھی آسان نہیں ہوتا، مگر انصاف کے لیے ہر قربانی قابل قبول ہی کار عدالت نے فیصلہ دیا کہ درباری جنہوں نے سازش کی تھی انہیں معطل کر دیا جائے اور خزانچی کو بے گناہ قرار دیا گیا۔ شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر بادشاہ کے اندر ایک اور سوال تھا، کیا عدالت نے حقیقت میں سچ کو پہچانا؟ اب وہ سچ کی قیمت ادا کیے بنا دوبارہ اپنی سیٹ سنبھال لیں گے؟ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی عزت نفس اور سچائی کا امتحان مزید سخت کرے گا۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ خود ایک عام آدمی کی زندگی گزارے گا، محض ایک عام شہری، بازار میں ٹہلتا، لوگوں سے ملتا اور ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا۔ اس تبدیلی کا مقصد یہ تھا کہ معاشرہ خود اپنے اندر انصاف کی جڑیں مضبوط کرے تاکہ درباری حکمران کی غیرت اور سچائی کے بغیر بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایماندار رہیں۔ وہ دن آیا جب بادشاہ نے اپنا شاہی لباس بدل کر ایک عام کسان کی طرز زندگی اختیار کو صبح سویرے جاگتا، کھیتی پر جاتا، کھیت کی محنت کرتا اور رات کو ایک سادہ گھر میں آرام کرتا۔ عوام نے سنبھالا کہ ایک نیا مہاجر آیا ہے اور وہ ایسے آدمی کو عزت دیتی رہی جو محنت اور ایمانداری کی مثال تھا۔ کچھ لوگوں نے اسے پہچانا مگر خاموش رہے۔ وہ جانتے تھے کہ بادشاہ کی یہ ازمائش کسی نیک مقصد کے لیے ہے۔ سال گزرتے گئے اور شہر میں انصاف کے بیج ہر دل میں چھینٹے گئے۔ لوگ اب اپنے فیصلوں میں احتیاط برتنے لگے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے لگے اور درباریوں کی سابقہ چالوں کا اثر
ختم ہونے لگا بادشاہ جب چاہتا وہ اپنے تخت پر لوٹ آتا، مگر اس نے ایسے وقت کا انتخاب کیا جب شہر نے خود انصاف کو اپنایا ہو، یعنی جب لوگوں نے خود اپنی زندگیوں میں سچ اور عدل کو جگہ دی۔ ایک دن پورا شہر جشن شکر منانے کے لیے جمع ہوا۔ دربار نے بادشاہ کو واپس بلایا۔ اس وقت بادشاہ نے تاج اپنے سر پر رکھا، مگر اس نے پھر وہی نرم طرز حکمرانی اختیار کیا۔ اس نے نہ صرف درباریوں کو معاف کیا بلکہ انہیں راستے کا سبق سکھانے کے لیے مختلف ذمہ داریاں سونپیں، جن سے وہ عوامی خدمت میں مشغول ہو گئے۔ اس طرح بادشاہ نے ثابت کیا کہ سچائی صرف سزاؤں کی وجہ نہیں بنتی بلکہ معافی اور رہنمائی سے بھی انسان بہتر ہو سکتا ہے۔ کہانی کا اختتام ایک سبق کے ساتھ ہوتا ہے۔ سچ ہمیشہ ایک طاقتور قوت ہے۔ ظاہری طاقت، چالاکی اور رشوت وقتی فائدہ دے سکتی ہیں، مگر طویل مدت میں سچائی اور انصاف کی وہ بنیاد ہے جو ایک قوم کو قائم رکھتے۔ آؤ بادشاہ فیروز کی حکمرانی اور اس کی سچائی نے شہر کو وہ مقام دیا جہاں ظلم و ناانصافی کے خلاف عوامی شعور جاگا، اور ایک ایسی روایات قائم ہوئی جو نسل در نسل منتقل ہوئی۔ آخر میں عوام نے بادشاہ کو اتنا پیار دیا کہ اس کا نام تاریخ کے اوراق پر سر فہرست درج ہوا۔ اس داستان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچ بولنا، انصاف کرنا اور مظلوم کی حمایت کرنا کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے۔ وہ قیمت ہے جو خوشی، امن اور عزت کا ضامن بنتی ہے۔ خلاق پیغام: ایک، سچائی وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتی ہے۔ دو، قیادت کا اصل معیار طاقت نہیں بلکہ خدمت اور انصاف ہے۔ تین، معافی اور رہنمائی سے بھی لوگوں میں بہتری لائی جا سکتی ہے، اس لیے سختی کے ساتھ نرمی کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ خاتمہ: بادشاہ فیروز کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سچا رہنا اور حق کی راہ پر قائم رہنا آسان نہیں مگر ممکن ہے۔ اگر ہر فرد اپنے روش کو بہتر کرے تو پورا معاشرہ خود بخود بدل جاتا ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنانا چاہیے۔